हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो बिहार स्टेट जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं या जो पहले के बिहार स्टेट क्वालिफाइड है या जो 2019 में बिहार स्टेट क्वालिफाइड है। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि उनकी नियुक्ति कैसे होगी, सेवा शर्त क्या होगा उनका, और प्रधानाध्यापक कैसे बनेंगे, कब बनेंगे। इन चीज़ों के बारे में हम लोग पूर्ण रूप से जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पर ये शिक्षा विभाग की एक अधिसूचना है जो 20/8/2020 को जो है प्रसारित हुई थी। इस अधिसूचना में टोटल बिहार स्टेट से संबंधित जितने भी सेवा शर्त हैं, जितने भी नियम है, मतलब जब नियुक्ति से लेकर के रिटायरमेंट तक की सारी प्रक्रियाएं इसमें जो है आपका इंक्लूड है। हम लोग उसको बारीकी से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए हर बात को हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये सारी बातें तो प्रस्तावना लिखी हुई है, कैसे कैसे क्या है ये सारी बातें हैं। और यहाँ पे स्पष्टली ढंग से हम लोग मुद्दे की बात करेंगे, मुद्दे पर हम लोग आएंगे कि मुद्दे की बात क्या है, उन चीज़ों पर हम लोग चलेंगे। देखिए यहाँ पे नंबर 5 में लिखा हुआ है जिला परिषद माध्यमिक शिक्षक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। जिला परिषद माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक अहर्ता, यानी वही अहर्ता है जो 2019 में जो नोटिफिकेशंस निकली थी, ये सारे अहर्ता हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए आगे इसमें और क्या कही गई है बातें, उन चीज़ों को हम लोग स्पष्टली ढंग से देखेंगे। देखिए इसमें यहाँ पे क्या लिखा गया है, नंबर 7 में जिला परिषद उच्च माध्यमिक शिक्षक के 50% पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे, जबकि शेष 50% पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे, यानी एग्जामिनेशंस के व्यू से ये भरे जाएंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे स्पष्टली जो मुद्दे की बात है इस पे हम लोग आते हैं 8 नंबर में। देखिए क्या है, प्रधानाध्यापक के सभी पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे, यानी जो भी प्रधानाध्यापक बनेंगे उनके पद सीधे प्रोन्नति से भरे जाएंगे। और इस प्रोन्नति के लिए क्या होनी चाहिए, इन बातों पर हम लोग विचार करते हैं। देखिए लिखा हुआ है जिला परिषद माध्यमिक शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अहर्ता बीएड बीएसीएड प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो से न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा हो। यानी आप तब जो है प्रधानाध्यापक बन सकते हैं जब आप बीएड किए हुए हैं और किसी शिक्षक के पद पर आप नियुक्त हैं और लगभग 10 साल तक, लगातार 10 साल तक आप जो है शिक्षक के पद पर नियुक्त है, तभी जाकर के आप प्रधानाध्यापक बन सकते हैं। अथवा जिला परिषद उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अहर्ता, यानी जो आपने प्रशिक्षण किया उस अहर्ता प्राप्त करने की तिथि जो बाद में हो, यानी जो प्रशिक्षण यानी टीचिंग के बाद में हो, से न्यूनतम 6 वर्ष की लगातार सेवा हो। यानी बीएड करने के बाद 6 वर्ष, यानी जब स्टार्टिंग में जब बीएड करते हैं तो लगातार जो 10 साल तक होनी चाहिए, तब आप प्रधानाध्यापक बनेंगे। या पहले जैसे 2011 में जो है स्टेट हुए थे और उसमें जो है बीएड की मांग नहीं हुई थी, तो जो बाद में जो लोग बीएड किए थे उनकी जो है वो लगातार अगर 6 साल तक बीएड करने के बाद 6 साल तक जब वो शिक्षक के पद पर लगातार बने रहेंगे, तब वो प्रधानाध्यापक बन सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ छूट की भी बातें हैं, उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। न्यूनतम 45% अंक के साथ स्नातकोत्तर की योग्यता हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग महिला के लिए न्यूनतम 5% की छूट दी जाएगी, यानी ये छूट भी मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे बोला गया दक्षता जांच, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो वो तो होंगे ही, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होंगे, वो तो होना तय है। अब देखिए प्रोन्नति वर्ष के 3 वर्ष पूर्व तक तथा यथा निर्देशित स्वच्छता प्रमाण पत्र हो, यानी उन पे कोई ब्लेम ना हो और वो जो है पूर्ण रूप से क्या हो, स्वच्छ हो, तभी वो प्रधानाध्यापक बन सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। देखिए ये सारी जो नियुक्ति की प्रक्रिया दिया है कि नियुक्ति जो है इनकी कैसे की जाएगी और इनमें क्या होगी। देखिए ये पूर्ण रूप से ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस इंपॉर्टेंट पार्ट को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जिला परिषद माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति पैनल के आधार पर होगी। पैनल विषयवार होगा जिसकी वैधता अंतिम पैनल प्रकाशन की तिथि से 1 वर्ष के लिए होगी। मेगा अंक के अवरोही क्रम के आधार पर पैनल का निर्माण किया जाएगा। मेगा अंक की गणना निम्न रूपेण की जाएगी। इस बात को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। अगर आपका ए स्टेट के मार्क्स पर अगर आपकी बहाली नहीं होती है तो वो बहाली जो है इस पैनल के आधार पर होगी, जिसमें स्नातक स्तर पर पठित सभी विषयों का
प्राप्तांक का प्रतिशत हो, यानी स्नातक स्तर पे जो पढ़े हैं, जो पढ़े हैं और उनमें जितने भी प्राप्तांक आपको मिला है वो प्लस बीएड बीएड होना चाहिए, और इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देने पर जो आपका परसेंटेज बनेगा उसी के आधार पर आपका मेगा सूची बनेगी। और ये प्रक्रिया अगर मान लें स्टेट के जो है मार्क्स पे नहीं होती है, तो ये प्रक्रिया जो है आपका जो है 9-10 के लिए होगा कि स्नातक स्तर पर पढ़त टोटल जो है पठित प्राप्तांक का प्रतिशत होना चाहिए और बीएड का प्रतिशत होना चाहिए। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देने पर जो प्रतिशत बनेगा उसी का मेगा अंक बनेगा। लेकिन 2019 वाले जितने भी क्वालिफाइड स्टेट हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जितने लोग क्वालिफाइड है उनका सबका हो जाएगा, क्योंकि उतने लोग क्वालिफाइड ही नहीं है सीट के बराबर, तो उनका मेरिट कैसे बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे और भी ये जो पार्ट है आपका, देखिए ये 11th और 12 के लिए है। 11-12 के लिए भी वही प्रक्रिया है, जिसमें क्या बोला गया है कि स्नातकोत्तर स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक, यानी जो एमए है या एमएससी जो किए हुए हैं उनमें जो प्रतिशत बना है वो, और बीएड का प्रतिशत जो है उसको जोड़कर 2 से भाग दे करके आपका जो है मेरिट बनाया जाएगा। तो अगर ए स्टेट के मार्क्स पे नहीं होता है तो, लेकिन जो ए स्टेट 2019 में क्वालिफाइड है उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सीट के बराबर भी क्वालिफाइड नहीं है। इस तरह से उनका तो जितने भी क्वालिफाइड उन सबका हो जाएगा, चाहे ऐसे मेरिट बने या ए स्टेट के मार्क्स पे मेरिट बने, किसी भी तरह से बनेगा तो उन सबका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पुस्तकालय अध्यक्ष की जो नियुक्ति होने वाली है, पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए भी ये आपका वही पैनल है। यहाँ पे लिखा है स्नातक स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत होना चाहिए और बीएलआईबी स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत, ये दोनों को जोड़ करके जो है 2 से भाग दे दिया जाएगा और जो अंक मिलेंगे उस अंक के हिसाब से जो है मेगा सूची बनेगी। अब देखिए इस पैनल में कौन कौन सदस्य होते हैं, जो नियोजन का जो पैनल होता है उस पैनल में कौन कौन सदस्य होते हैं इसकी बात कही गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानते भी नहीं होंगे कि पैनल में कौन कौन सदस्य होते हैं। देखिए लिखा है कि पैनल का सदस्य क्या होते हैं। अध्यक्ष जिला परिषद का अध्यक्ष होते हैं। ख में बोला है जिला परिषद शिक्षा समिति का एक चयनित सदस्य। अगर पुरुष अध्यक्ष होते हैं तो एक महिला भी सदस्य होंगी। दूसरा बोला गया कि मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद का कार्यपालिक पदाधिकारी होते हैं, जो सदस्य सचिव होते हैं। जिला कार्यपालक पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षक का एक सदस्य होते हैं। यही सारे लोग पैनल में होते हैं और यही लोग उस पैनल में जो है नियुक्ति पत्र या जो है मेगा सूची का जो है प्रसारण करते हैं। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। आगे जो है इसमें क्या लिखा गया है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें प्रमाण पत्रों की जांच के बारे में अब हम लोग बात करते हैं कि प्रमाण पत्र की जांच कैसे किया जाता है। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद का यह दायित्व होगा कि वो शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों सहित अन्य प्रमाण पत्रों अथवा अन्य जांच करा लेंगे। प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द कर सकते हुए वेतनादि के मद में दिए गए राशि की वसूली कर अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी प्रमाण पत्र की जांच का जो भी करना है वो जिला परिषद का एक दायित्व होगा, उनके जो है कार्यपालक पदाधिकारी का दायित्व होगा। वही लोग क्या करते हैं, जांच करते हैं और गलती पाने पर उसे आउट करते हैं। अब मुख्य बिंदु पर आते हैं हम लोग सेवा शर्त की। सेवा शर्त पे बात करते हैं। देखिए प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक नियुक्त रहेंगे। यानी आपकी नौकरी अगर आप नियुक्त हो जाते हैं तो आपकी नियुक्ति पूरे जो है 60 साल तक के लिए रहेगी। नियुक्ति के बाद प्रथम 2 वर्ष की अवधि परीक्षामान अवधि होगी, यानी 2 साल तक आप जो है परीक्षामान अवधि में होंगे। वहां पे कोई वेतनमान का जो है राशि आपको जो है पैसे नहीं दिए जाएंगे। इस अवधि में निर्धारित आचरण संहिता का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में स्पष्टीकरण का मात्र एक अवसर प्रदान करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संबंधित की सेवा समाप्त की जाएगी। यानी आपका आचरण का जो है यहाँ पे 2 साल के जो पीरियड में 1 साल के लिए जो है आपका आचरण जो है संहिता जो है आपका जो है वो जांच होगा और उसमें एक बार केवल आपका अवसर दिया जाएगा। अगर गलत आपका आचरण रहेगा तो आपकी सेवा शर्त समाप्त कर दी जाएगी। देखिए जिला परिषद द्वारा प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं पुस्तक अध्यक्ष को वेतनादि के भुगतान हेतु सक्षम होने तक राज्य सरकार द्वारा अनुदान की राशि दी जाएगी। देखिए यहाँ पे है वेतन की बात है और अनुदान की राशि की भी बारे में बात किया गया है।
देखिए यहाँ पे स्पष्टली बोला गया है कि प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं पुस्तकाध्यक्ष को समय समय पर निर्धारित वेतन एवं अन्य भत्ते दे होंगे। देखिए वेतन के बाद जो है जो भी भत्ते मिलेंगे वो भी वेतन भत्ते की भी बारे में बात की जा रही है। जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होंगे उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ पूर्व के नियमावली अंतर्गत विहित मूल्यांकन के उत्तीर्ण होने के उपरांत ही दे होगा। तो इसकी तो बात ही नहीं, जितने भी जो लोग अब तो टीचर जो भी बन रहे हैं वो तो जो है स्टेट की क्वालिफाइड करके ही बन रहे हैं, तो उन्हें जो है भत्ता वगैरह का भी लाभ मिलेगा। और देखिए आगे और क्या लिखा हुआ है, सेवा की निरंतरता। सेवा की निरंतरता क्या होगी इसको देखते हैं। सेवा से कार्यरत माध्यमिक शिक्षक का अपने नियोजन इकाई अथवा अन्य नियोजन इकाई अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति होने की स्थिति में सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए मात्र वेतन संरक्षण का लाभ दे होगा। देखिए यहाँ पे सेवा निरंतरता देते हुए उन्हें वेतन का, केवल वेतन का ही लाभ होगा। यह लाभ इस नियमावली के प्रवृत्त होने के उपरांत नियुक्ति होने वाले शिक्षकों पर भी प्रभावी होगी, यानी जो लोग नियुक्त हैं उन्हें भी प्रभावित होगा। अब देखिए यहाँ पे ये बीएड के प्रशिक्षण की बात कही गई है, तो बीएड के प्रशिक्षण तो अभी जरूरत नहीं है क्योंकि जो लोग बीएड नहीं किए हुए हैं उनके लिए प्रशिक्षण की बात है। अब देखिए यहाँ पे प्रोन्नति की बात करते हैं। जिला परिषद उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु पैनल का निर्माण किया जाएगा। इस हेतु नियुक्ति के लिए गठित समिति समक्ष प्राधिकार होगा। प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रोन्नति से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश अलग से निर्गत किया जाएगा। यानी ये बोला गया कि उसके लिए जो है प्रधानाध्यापक के जो है प्रोन्नति के लिए जो है एक पैनल का निर्माण होगा और उस पैनल में जो निर्णय लिया जाएगा उसके अंतर्गत होगा। अब देखिए मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है ये अनुकंपा। अगर आप जॉब में हो जाते हैं तो क्या आपको अनुकंपा का लाभ मिलेगा या नहीं, उसकी बात करते हैं। देखिए माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा जिला प्रमंडल राज्य संवर्ग में पूर्व से कार्यरत शिक्षक प्रधानाध्यापक लिपिक आदेश पालक जिला परिषद अंतर्गत नियुक्त शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष एवं इस नियमावली के आलोक में नियुक्त प्रोन्नत होने वाले माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के प्रधानाध्यापक एवं पुस्तकाध्यक्षों की सेवा काल में मृत्यु होने पर, देखिए यहाँ पे मृत्यु होने पर उनके एक अर्हताधारी आश्रितों को संबंधित जिला परिषद क्षेत्राधीन ग्राम पंचायत अथवा ग्राम समिति अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद पर उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध संबंधित नियोजन इकाई द्वारा अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है। यानी देखिए ये जो है बोला गया कि आपको नियोजन इकाई के द्वारा जो है प्रारंभिक शिक्षक इकाई में आपको नियुक्त किया जा सकता है। यानी अनुकंपा पे भी आप जो है टीचिंग लाइन में मान लीजिए सेवा शर्त के समय कोई डेथ कर जाते हैं तो उन्हें भी उनके जो है घर परिवार को उन्हें अनुकंपा पे भी नौकरी देने की बात की गई है। इस हेतु संबंधित आश्रितों को सहमति देना आवश्यक होगा। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विहित प्रावधानों के अनुरूप नियोजन समिति के द्वारा किया जाएगा। यानी अनुकंपा की भी बात जो है नियोजन समिति के द्वारा ही होगा। इसके इतर भी अनुकंपा पर नियुक्ति की व्यवस्था प्रशासनिक विभाग द्वारा संकल्प निर्गत कर किया जाएगा और ये जो है नियुक्ति की व्यवस्था जो है प्रशासनिक विभाग के द्वारा जो है आपको दिया जाएगा। अब देखिए अवकाश की बात कर लेते हैं। जब आप जॉब में हो जाइएगा तो आपको भाई अवकाश की भी जरूरत होगी, तो अवकाश कब कब मिल सकता है इसे भी हम लोग देख लेते हैं। जिला परिषद माध्यमिक शिक्षक, जिला परिषद उच्च माध्यमिक शिक्षक, जिला परिषद पुस्तकाध्यक्ष एवं प्रधानाध्यापक को निम्न अवकाश दे होंगे। पहला आकस्मिक अवकाश कितने दिन का होता है? एक कैलेंडर वर्ष में 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश अनुमान है। यानी आपको एक साल में 16 दिन का आकस्मिक अवकाश है, यानी इमीडिएटली जो अवकाश चाहिए वो मिल जाएगा। यह अवकाश अन्य अवकाश सहित एक साथ 10 दिनों से अधिक के लिए मान्य नहीं होगा। यानी आप लगातार जो है 10 दिन तक जो है 10 दिनों से अधिक यानी 10 दिन तक आपको आकस्मिक अवकाश मिलेगा, उसके बाद नहीं। तो ध्यान रखिएगा आकस्मिक अवकाश जो है एक साल में जो है केवल 16 दिनों का ही होगा। अब देखिए विशेष अवकाश, महिला प्रधानाध्यापक शिक्षिकाओं पुस्तकाध्यक्षों को प्रत्येक माह में 2 दिनों का विशेष अवकाश अनुमानित है। ये देखिए महिला की बात है, महिला रिजर्वेशन की बात है कि इन्हें प्रत्येक माह में 2 दिन का विशेष अवकाश है। यानी प्रत्येक माह में 2 दिन ये विशेष रूप से अवकाश ले सकती हैं। मातृ अवकाश, देखिए महिला के लिए मातृ अवकाश क्या है? महिला प्रधानाध्यापक शिक्षिका पुस्तकाध्यक्ष 180 दिनों की मातृत्व अवकाश की हकदार होंगी।
देखिए 180 दिन तक इनको मातृत्व अवकाश मिलेगा। मातृत्व अवकाश का लाभ मात्र पहले 2 संतान के लिए ही होगा, यानी 2 संतान, सिर्फ 2 ही संतान तक के लिए आपको होगा। हालांकि 2 ही संतान जो है आपको पैदा करने की बात है, 2 से ज़्यादा नहीं, और 2 से ज़्यादा भी करते हैं तो उसमें जो है आपको मातृत्व अवकाश नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पितृत्व अवकाश, सबसे बड़ा बात पुरुषों के लिए। पुरुषों के लिए 15 दिनों के पितृत्व अवकाश का हकदार होंगे। देखिए महिलाओं के लिए 180, लेकिन पुरुष के लिए 15 दिन का है पितृत्व अवकाश का लाभ। मात्र पहले 2 संतान के लिए इनका भी होगा। अब देखिए चिकित्सा अवकाश क्या है, मेडिकल जिसे हम लोग बोलते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में 20 दिनों का चिकित्सा अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अनुमान होगा, यानी पूरे साल में जो 20 दिन का आपका मेडिकल जो है आपको छुट्टी मिलेगी और उसका प्रमाण पत्र देना होगा। पूरी सेवा अवधि में कुल 120 दिन तक ही चिकित्सा अवकाश संचित होगा, यानी पूरे सेवा अवधि में, यानी पूरे जितने दिन तक आप जॉब कीजिएगा उसमें केवल आपको 120 दिन तक ही टोटल आपको जो है चिकित्सा अवकाश मिलेगा। किसी भी एक कैलेंडर वर्ष में यह अवकाश 90 दिनों के लिए ही एक साथ लिया जा सकता है, यानी एक साल में आप 90 दिन के लिए ही, यानी 90 दिन तक जो है आप चिकित्सा अवकाश ले सकते हैं। इसे आकस्मिक अवकाश के साथ पूर्व अथवा जोड़ा जा सकता है, यानी ये जो है 90 दिन जो है आकस्मिक अवकाश के साथ भी जोड़ा जा सकता है। आगे देखते हैं अर्जित अवकाश क्या होते हैं। शिक्षकों एवं पुस्तकाध्यक्षों को प्रथम 2 वर्ष की सेवा के उपरांत प्रत्येक वर्ष में 11 दिनों की छुट्टी अर्जी करते हुए अधिकतम 120 दिन तक संचित होगा। आप समझ सकते हैं कि जब आप जॉब में जाइएगा तो प्रत्येक वर्ष 11 दिनों की छुट्टी अर्जित कर सकते हैं और ये 120 दिन तक संचित होगा। 120 दिनों से अधिक अर्जित अवकाश स्वतः समाप्त हो जाएंगे। 120 दिन से ज़्यादा आपको अवकाश नहीं मिल सकते हैं और वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। अध्ययन अवकाश, देखिए अध्ययन अवकाश की बात है। शिक्षक पुस्तकाध्यक्षों को उनकी सेवा अवधि में अधिकतम 3 वर्ष के लिए अवैतनिक अध्ययन अवकाश अनुमान्य होगा, यानी अध्ययन के लिए अवैतनिक यानी पेमेंट नहीं मिलेगा। इस अवकाश की अवधि को सेवा में छूट नहीं माना जाएगा। यह अवकाश योगदान के 3 वर्ष की न्यूनतम कालावधि पूर्ण करने के उपरांत ही दे होगा, यानी 3 साल तक अगर आप जॉब कर लेते हैं तभी ये अवकाश आपको मिल सकता है। असाधारण अवकाश क्या है। उपयुक्त अवकाशों के अतिरिक्त किसी कारणवश एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिन की अवधि के लिए अवैतनिक असाधारण अवकाश अनुमानित है। इसके कारण सेवा में छूट नहीं माना जाएगा, यानी छूट नहीं माना जाएगा। तत्पश्चात अनुपस्थिति की अवधि को सेवा में छूट माना जाएगा तथा वेतन दे नहीं होगा। और अगर छूट लेते हैं यानी आप छुट्टी लेते हैं तो आपको पेमेंट नहीं दिया जाएगा। अधिकतम 5 वर्ष तक अनुपस्थित रहने की स्थिति में सेवा समाप्त हो जाएगी। देखिए ये अगर आप 5 साल तक अगर आप लगातार छुट्टी पे रहते हैं तो आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी। इस हेतु संबंधित को यह स्पष्टीकरण का अवसर प्रदान करते हुए उन्हें सेवा से मुक्त करने की कार्रवाई नियम इतना के तहत गठित समिति के द्वारा की जाएगी। अब देखिए अवकाश की स्वीकृति कौन देगा। अब ये रही कि भाई ये आपको अवकाश मिलेगा तो हमें अवकाश कहाँ से मिलेगा, कौन देगा, इस पे हम लोग बात करते हैं। आकस्मिक अवकाश एवं विशेष अवकाश को छोड़ करके, देखिए बोला गया कि आकस्मिक अवकाश और विशेष अवकाश को छोड़ करके शेष सभी प्रकार के अवकाशों की स्वीकृति संबंधी प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक की अनुशंसा पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद द्वारा दी जाएगी, यानी आप प्रधानाध्यापक से भी ले सकते हैं। आकस्मिक अवकाश एवं विशेष अवकाश की स्वीकृति संबंधी विद्यालय में प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा दी जाएगी। देखिए यहाँ पे बोल दिया गया कि आकस्मिक अवकाश हो या विशेष अवकाश हो तो प्रधानाध्यापक के साथ आप ले सकते हैं, लेकिन विशेष प्रकार का जो अवकाश लेना हो तो प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक की अनुशंसा पर, यानी ये अनुशंसा करेंगे और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और जिला परिषद द्वारा दी जाएगी। वो अवकाश जिला परिषद या मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी। तो ये सारी बातें रहें। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जॉब होने के बाद ये सारी चीज़ें हमें जो है फॉलो करना होगा और इन सारे चीज़ों का हम लाभ ले सकते हैं। इनसे ज़्यादा चीज़ हमें लाभ के लिए हम हकदार नहीं होंगे। तो फिर हम समझ सकते हैं कि आप सभी लोग जितने भी जॉब होने के बाद जो सेवा शर्त होंगे इन सारे रूल रेगुलेशन को आप लोग समझ चुके होंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।